दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम 66 बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और यह जो एग्ज़ाम है दिसंबर 2020 में कंडक्ट कराया गया था। दिसंबर 2020 में सामान्य विज्ञान से कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य विज्ञान से कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। दिया गया है दूध किसका घटिया स्रोत। देखिए दिया हुआ है, अजीब तरह के मतलब क्वेश्चन और ट्रांसलेट करके बनाते हैं। इस तरह के शब्द का चयन नहीं करना चाहिए। पुअर सोर्स, ठीक है, इसका मतलब हुआ पुअर सोर्स की बात करेंगे हम। मतलब कि दूध में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है या बिल्कुल नहीं पाया जाता, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो आपको पता होगा कैल्शियम तो रिच सोर्स ऑफ है, रिच सोर्स है, यानी कैल्शियम में दूध में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन होता है दूध में, कैल्शियम होता है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, केसिन, ठीक है, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज, इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। और लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आपको पता होगा विटामिन सी जो है सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, रसदार फल में पाया जाता है। रसदार फलों में जैसे कि मौसमी हो गया, संतरा, ठीक है, नींबू, इसमें पाया जाता है। तो पुअर सोर्स जो है विटामिन सी का मिल्क में, यानी कि मिल्क में जो पुअर सोर्स है विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसमें जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण होता है, इसका प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि पता चल जाता है, वो स्मेल को मतलब क्या करता है, मतलब उसको क्या करता है, वो कैप्चर करता है। तो पता चल जाता है कि किसी ने ड्रिंक लिया है या नहीं लिया है, यानी कि किसी ने अल्कोहल का सेवन किया है कि नहीं किया, ठीक है, पता चल जाता है इससे। ये आयोग द्वारा टिक किया गया आंसर है, ओके। आयोग ने जो सही उत्तर माना था, ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा होगा, किण्वन के बारे में। तो इसमें जो होता है जाइमेज एंजाइम होता है, जाइमेज, और बनता है एथाइल अल्कोहल। इसके बाद देखिए चूने का पानी, चूने का पानी किसके द्वारा जो है दुधिया हो जाता है। लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की, लाइम वाटर जो है मिल्क में मिल्की मतलब दुधिया कलर हो जाता है, किसकी किसके कारण होता है, दैट इज ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इसके बाद दिया गया है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेज, अगर पेट्रोल डीजल मतलब पूर्ण रूप से अगर यह बर्न नहीं होता है तो क्या होता है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, आपको पता होगा, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है 2 से 250 गुना मोर रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा। किससे, हीमोग्लोबिन से। 200 to 250 टाइम्स मोर रिएक्टिव विथ हीमोग्लोबिन, ओके। इसीलिए क्या होता है कि अगर देखा होगा किसी कमरे में धुआं वगैरह हुआ हो, बंद कर दो कमरे को, तो क्या होता है, व्यक्ति को घबराहट होने लगती है। उस समय क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हाई हीमोग्लोबिन से बाइंड होने लगता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यह जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, जहरीली गैस के रूप में हो जाता है। एक घोल यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच
एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच जो है 3 से 6 में बदल जाता है, यानी 3 था फिर 6 हो जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए हमने कई बार डिस्कस किया, पीएच स्केल है 0 to 14 होता है, इस पीएच स्केल पे इंडिकेशन होता है। ये 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। तो बताया था मैंने, जब 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। तो ये कह रहा है 3 से पीएच वैल्यू जो है, जैसे पीएच 6, 5, 4, ठीक है, 1, 2, 3, ये 3 है, 3 to 6 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो पीएच वैल्यू होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करता है, यहाँ पर दिया हुआ। तो जब 3 से 6 की तरफ जाएंगे तो हमने बताया था यहाँ पे अम्लीयता बढ़ती है, तो 3 से 6 की तरफ जब जाएंगे तो क्या होगा, यह 1000 गुना कम हो जाएगा, डिक्रीज 1000 गुना यह कम हो जाएगा, इसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। ठीक है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। सब्लिमेशन में आपने देखा होगा, सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेज में कोई भी पदार्थ बदल जाता है, सॉलिड से सीधे गैस में, यानी लिक्विड स्टेट मेडिएटरी स्टेट में। जैसे कैम्फर देखा होगा, कपूर देखा होगा, कपूर को जलाते हैं तो कपूर सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा इसको अलग किया जाता है। इसके बाद देखिए दिया गया बहुत ही मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा टफ भी है। इसके लिए केमिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई बॉन्ड। तो बेंजीन का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे तब जाके समझ में आएगा। ये देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए पूछा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो बेंजीन पता होगा आपको, बेंजीन यहाँ देखिए कार्बन है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन लगा होता है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है इसमें से एक जो है सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए 1 पाई हो गया, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई बॉन्ड तो हो गया। अब एलिमिनेट कर देखिए 3 पाई, बेंजीन में सिग्मा और पाई, यानी लास्ट वाला पाई बॉन्ड है, तो इनमें से या तो ए होगा या तो फिर सी हो सकता है, या तो ए होगा या फिर ऑप्शन आपका सी होगा। अब सिग्मा बॉन्ड देखिए, सिग्मा बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसके बाद जो एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए C6H6 होता है ना, तो 6 जो कार्नर हैं सब पर एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक एक ए वाला बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 जिससे हाइड्रोजन जुड़ा, तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ओके। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, यूरिया में क्या क्या उपस्थित होता है। सबसे पहले यूरिया का फार्मूला दे देते हैं, NH2CONH2, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है इसमें, नाइट्रोजन है, एक तो नाइट्रोजन तो उपस्थित होगा ही, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो क्या इनमें से सब हो सकते हैं क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है साइंस में थोड़ी डिटेल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पेपर का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। थोड़ा सा क्या हो रहा है कि न्यूमेरिकल बेस्ड पे क्वेश्चन अब आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है। इट मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इनमें से कौन सा सबसे अच्छा अधिक
सॉरी कुचालक है दिया गया, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन। बैड कंडक्टर पूछा जा रहा है, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट की बात की जा रही है। ओके, तो देखिए इसमें से कॉपर दिया गया है, लेड, कॉपर मतलब तांबा, लेड मतलब होता है शीशा, ये वाला शीशा नहीं है, ठीक है। इसे प्लम्बम कहते हैं, पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 82 होता है, 82 होता है, ये प्लम्बम है। और आप जो शीशा जिसमें हम चेहरा वगैरह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो वाला शीशा नहीं है, ठीक है। वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, अतिशीतित द्रव होता है, उसमें सिलिका ऑक्साइड वगैरह मिला के बनाते हैं उसको, वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये लेड जो होता है इसे हम शीशा कहते हैं। इसके बाद मरकरी दिया है, इसके बाद दिया है जिंक। तो इसमें दिया कि ये अधिक अधिक जो कुचालक है। तो अगर देखा जाए क्वेश्चन को, तो बीपीएससी ने कहा है मरकरी है, बीपीएससी द्वारा जो ऑप्शन दिया गया है दिस इज पारा, मरकरी है, ठीक है। ये भी किसी हद तक सही हो सकता है, लेकिन जो दिया गया है कि पुअरेस्ट कंडक्टर, अगर पूछा गया है सबसे अधिक कुचालक है, पुअरेस्ट कंडक्टर पूछा गया है, तो पारा यानी मरकरी इज अ पुअर कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, पुअर कंडक्टर है मतलब कि उष्मा का कुचालक है, ठीक है। पुअरेस्ट सबसे अधिक कुचालक जो होगा यहाँ पर लेड होगा, शीशा होगा, ओके। लेकिन बीपीएससी ने आंसर पारा टिक किया था। लेकिन अगर देखा जाए, अगर केमिस्ट्री के अनुसार, तो इसमें से लेड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है क्या? तो दैट इज विटामिन के, आपको पता होगा, रेटिनॉल, विटामिन बी कोई नहीं होता, विटामिन B1 B2 B3 बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई होता है टोकोफेरॉल, विटामिन के नेप्थोक्विनोन होता है, दिस इज नेप्थोक्विनोन। रासायनिक नाम भी इसका पूछा जाता है कभी कभी। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। इसमें से फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में पूछा गया है, फीमेल सेक्स हार्मोन इज, तो ये देखिए इंसुलिन होगा ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, ये मतलब फीमेल में हार्मोन्स पाया जाता है, लेकिन फीमेल सेक्स हार्मोन्स नहीं है। एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजेन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो कहीं पर OESTRO भी सही है, ESTRO भी सही है, दोनों सही है, एस्ट्रोजेन, ओके। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद देखिए दिया गया है पार्किंसनिज्म। पार्किंसन एक प्रकार की बीमारी होती है, और उसके उपचार के लिए, मतलब दिमाग से संबंधित यह रोग है, हाथ पैर इसमें मसल ट्रेमर होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार की बीमारी है पार्किंसन। तो पूछा गया है, इसमें नोबेल पुरस्कार दिया गया था पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए। तो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसमें आर्विड कार्लसन को दिया गया था, आर्विड कार्लसन को, ठीक। खैर ये वाला क्वेश्चन पुराना हो चुका, अब नहीं पूछेगा। 104 में दिया गया थायराइड ग्लैंड की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? पूछा गया खराबी के बारे में, यानी कि खराबी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए मतलब कि थायराइड ग्लैंड जो है ठीक से काम नहीं करता है, इस तरह का कुछ सेंटेंस होना चाहिए। द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, किसी कमी से होता है। तो आयोडीन, आपने सुना होगा, आयोडीन नमक का प्रयोग करें, क्योंकि आयोडीन नमक की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर हो जाता है, घेघा हो जाता है। घेघा क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड गले में पाई जाती है, ये 10 से 12 गुना इंक्रीज कर जाती है, 10 to 10 टाइम्स मोर देन नॉर्मल साइज, ठीक है। 10 से 12 गुना या बढ़ जाती है, उसी को हम घेघा कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। अगर आयोडीन की कमी हो तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, ठीक है, इसीलिए घेघा होता है। आयोडीन वाला ऑप्शन सही है इसमें से। इसके बाद एक कड़वाहट के लिए, कड़वाहट के लिए
कड़वाहट मतलब होता है आपका बिटरनेस, बिटर होता है, बिटर मतलब होता है कड़वा, ठीक है। तो बिटर मतलब होता है कड़वा। तो पूछा गया है कि मतलब जीभ का जो एरिया है कहाँ पर इसका अनुभव होता है। तो ये देखिए नोक टिप, हम एक ऐसे बनाए थे, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए टंग है, तो ये वाला एरिया टिप हो गया, ठीक है। ये वाला एरिया यहाँ देखिए ऐसे ऐसे बना हुआ, तो ये वाला एरिया जो होगा यहाँ पर हमें टिप पर स्वीट का अनुभव होता है, मीठे का अनुभव होता है यहाँ पर इस वाले रीजन में, देख लीजिए ध्यान से टिप पर। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही बार बार पूछा था। कभी मान लीजिए शोर पूछ लिया जाए खट्टा, SOUR, एक खट्टा वाला एरिया हो गया। कहीं पूछ लीजिएगा साल्ट यानी नमकीन, SALT, साल्ट वाला हो गया, ठीक है, ये साल्ट हो गया। इसके बाद जो पीछे वाला भाग होता है यहाँ पर बिटर, बिटर हो गया यानी खट्टा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आसानी से, यानी ये शोर हो जाएगा, ये फिर आपको साल्ट हो जाएगा। बिटर जो होगा पूछा गया कड़वाहट के लिए, तो जो पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे का भाग है ये वाला, जहाँ पर बेस, जहाँ पे जीभ लगी होती है, यहाँ पर कड़वाहट का अनुभव होता है, बिटरनेस, ठीक है। उसके बगल में जो साइड में होता है यहाँ पे खट्टा वाला है, नमक, फिर आपका जो टिप है, टंग का टिप है, यहाँ पर स्वीट है। अदरक तना, जिंजर इज अ स्टेम, जड़ नहीं है तना है, क्योंकि इसमें जो होता है तने की खासियत होती है, इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। आपने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे देखा होगा हमने गन्ना देखा होगा, शुगर केन। तो गन्ना देखा होगा, गन्ने में देखिए ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे से गांठें लगी होती हैं, ठीक है, और यहीं पर ऐसे निकला होता है, ठीक है, इसी को नोड्स कहते हैं। ओके, यहाँ से नोड का मतलब हो यहाँ से एक और पौधा फिर निकल सकता है, इसमें नोड्स और इंटरनोड होते हैं। ओके, तने की खास बात होती है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है? ये क्वेश्चन बार बार PCS में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार PCS में तो अक्सर 2-3 साल पे बार रिपीट करता है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो दैट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहाँ पे पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। और फ्रक्टोज के बारे में क्या सही है? फ्रक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। फ्रक्टोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज मोनोसैकेराइड। ओके, डाइसैकेराइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है वाटर से, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम होता है। माल्टोज और सुक्रोज क्या है? दिस इज डाइसैकेराइड। सुक्रोज कहाँ पर पाया जाता है? शुगर केन में पाया जाता है। माल्टोज कहाँ पर पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, माल्ट, ठीक है, जिसे मांड कहते हैं, माल्ट, माल्ट शर्करा, ठीक। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सच्चा फल नहीं है? एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट की बात कर रहा है। ट्रू फ्रूट, एक ट्रू फ्रूट होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है। ट्रू फ्रूट में क्या होगा, यानी सच्चा फल जो है, ट्रू फ्रूट में क्या होगा कि जो ओवरी होगा उससे डेवलपमेंट होगा। और जो मतलब फॉल्स फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट में क्या होगा कि जो कैलिक्स कोरोला, यानी कि जो जो ओवरी है, ओवरी के चारों तरफ के जो हिस्से, जैसे फूल का जो हिस्सा होता है, जैसे कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, ये सब मिल करके एक फूल का मतलब फल बनाते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो इसमें एप्पल, एप्पल का जो थैलेमस होता है, इसे थैलेमस कहा जाता है, थैलेमस। और यह जो है फॉल्स फ्रूट है, ठीक है, क्योंकि इसमें पुष्पासन भी शामिल होता है। फॉल्स फ्रूट में सेब का जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें पुष्पासन भी शामिल हो जाता है ओवरी के अलावा, यानी सीड के साथ साथ। फिर देखिए फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है,
बार बार हमने डिस्कस किया है कि फलियों की बात कर रहा था, यानी लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट की खास बात होती है कि ये सीड वाले पौधे, यानी कि बीज, इनका जो खाने वाला भाग होता है बीज होता है, सीड। जैसे मटर, चना, राजमा, मूंगफली, ये सब क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के अंतर्गत आते हैं। फली वाले मटर फली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑयल भी पाया जाता है, स्टार्च भी कम मात्रा में, लेकिन सबसे जो पूछा है रिच सोर्स, तो प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज गिवन ईयर, क्लोव के बारे में पूछा जा रहा है। लौंग एक प्रकार का मसाला है और यह पौधे बार बार पूछा गया है। तो यह क्या होता है, फ्लोवर बर्ड होता है, फ्लावर बर्ड, फ्लोरिंग ब्लड बर्ड होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, पुष्प फूल की कली। लौंग को देख के पता चल जाएगा, ठीक है। लौंग देखा होगा, हल्का सा फूल की तरह निकला होता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला कौन सा रेडिएशन है। मस्कुलर पेन होता है, मस्कुलर पेन में क्या यूज किया जाता है, कौन सा रेड था, इंफ्रारेड, दिस इज इंफ्रारेड। माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव ओवन में इंडक्शन वगैरह देखा होगा, उसमें यूज किया जाता है। एक्सरे पता ही है आपको, ठीक है। यूवी, अल्ट्रावायलेट। दो समानांतर प्रतिरोध वाले तारों में दिया गया है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बनाने कोई मतलब नहीं है, ये जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन टफ हो जाता है, इवन साइंस वालों के लिए भी टफ हो जाता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल पूछता है ना तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि आज तक का कभी ट्रेंड रहा नहीं इस तरह क्वेश्चन। लेकिन एक दो क्वेश्चन कभी कभी बिहार पीसीएस में स्पेशली पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें दिया गया है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध, यानी कि जो रजिस्टेंस है, पैरेलल पैरेलल रजिस्टेंस से जोड़ा गया है, और उसमें जो है इसका रजिस्टेंस 1.403 किलो ओम है। और यदि एक रजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोधक का क्या मान होगा। तो समानांतर क्रम में जब निकालते हैं तो समानांतर क्रम में 1/1 R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ठीक है। अब देखिए, इतना बड़ा फार्मूला हम यूज करेंगे, इसको लगाने में काफ़ी समय लगेगा, ठीक। तो R1 का वैल्यू 1.403 है, R2 का वैल्यू जो है पूछा जा रहा है सर्किट का कुल प्रतिरोध, जी रुक जाइए, R1 का वैल्यू नहीं है इसमें, ये देखिए 1/R, R का वैल्यू जो है 1.403 है, ओके। R1 का या R2 का दिया गया है 2 किलो ओम दिया गया है, तो प्लस 1/R1 निकालना है, ठीक। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू हो जाएगा R इक्वल टू R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक। अब यहाँ पर R दिया गया है, हमें वैल्यू किसका पुट करना है, R1 या R2 का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आपका आता है 4.69 के आसपास, यानी 4.70 किलो ओम आता है, ओके। फार्मूला वही है, कैलकुलेट करना है आपको। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। गर्म करने पर अगर किसी अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, देखा होगा आप लोगों ने, मोबाइल में लगा होता है, एलईडी पैनल में लगा होता है, तो सेमीकंडक्टर होता है। तो ये इसका जो है प्रतिरोध कर डिक्रीज करता है, घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, जबकि चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इसका अगर इसके अगर मतलब दूसरे पहलू पर ध्यान दें, पहले तो देखिए, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है लेकिन चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, एक आपको याद कर लेना है। तो सामान्य सी बात है, जिसका प्रतिरोध घटेगा उसकी चालकता अधिक होगी, यानी कि सेमीकंडक्टर
की चालकता जो होती है अधिक होती है। ठीक है, प्रतिरोध कम का मतलब हुआ कि कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा है। फैराडे स्थिरांक, फैराडे कांस्टेंट क्या है? तो फैराडे कांस्टेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ओके, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अभी देखिए क्वेश्चन, दूरी की इकाई है, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये अभी बिहार पीसीएस का संडे को एएओ का पेपर हुआ है 20 अगस्त को, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए कहता हूँ कि साइंस में क्या करना है, आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो भी आपका काम बन सकता है प्रैक्टिस करने पे। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाइए और पेपर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 दिया गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या चेंज नहीं होता है? When the light travel from one medium to another, which of the following does not change? तो इसके पहले हमने डिस्कस किया, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया था फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जो होगा हमेशा हर कंडीशन में, हर मीडियम में, इधर इन वाटर और इन एयर और इन ग्लास, मतलब कहीं पर भी, पानी में, ग्लास में या कहीं एयर में, अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है कहीं पर भी तो फ्रिक्वेंसी उसकी सेम होगी। फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंज। ओके, ये वाला ऑप्शन सीजिएगा फ्रिक्वेंसी। इसके अलावा देखिए, जब डिफरेंट मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक तो चेंज हो ही जाएगा, वेवलेंथ भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ओके, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एयर में वेलोसिटी अधिक होगी लाइट की, जबकि ग्लास में कम हो जाएगी। ठीक है, वाटर में कम हो जाएगी। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद कर लीजिए और याद होगा भी आपको, कोई इतना कठिन काम नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 118 इज गिवन ईयर। पहला आदमी जिसे चांद पर अपना पैर रखा था, और मून मिशन पे 3 लोग गए थे। ठीक है, 3 लोग गए थे लेकिन एक ने अपना पैर रखा था, दैट वाज नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग ने यहाँ पर चंद्रमा पर पैर रखा था। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मात्र। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम के बारे में पूछा जा रहा है। इसका जो एटॉमिक नंबर है 94 है, और एटॉमिक ये वेट या मास नंबर कितना है? मास नंबर 242 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो बहुत ही आसान सा है, हमने कई बार डिस्कस किया है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए मास नंबर, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। ठीक है, 242 माइनस 94, जब 242 माइनस 94 करेंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा 148। 148। ओके, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल था। सबसे ज़्यादा जो विस्कोसिटी, श्यानता बताया था, श्यानता मतलब होता है गाढ़ापन, यानी जैसे कि हनी है, ब्लड है, ये क्या होते हैं, श्यानता इनकी ज़्यादा। सरसों का तेल है, इसकी श्यानता अधिक होती है। श्यानता मतलब सामान्य तौर पे हम गाढ़ेपन से ले सकते हैं विस्कोसिटी को। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें से वाटर होगा नहीं, सबसे गाढ़ा कौन सा है? ये मतलब कि हनी है, हनी सबसे ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसकी श्यानता सबसे अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको बार बार रिवाइज करना है। अगर इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी आप हो आपके पास, ठीक है, या कुछ समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आएंगे एक नए सीरीज के साथ।